स्ट्रैटेजी का सामना करना के 2 छक्के चला दिया। जो एनडीए के साथी स्वागत करना चाहते हैं वो आगे आ सकते हैं, और बाकी भी जो फिर पार्टी के वरिष्ठ नेता भी स्वागत करना चाहते हैं वो आगे आ सकते हैं। एनडीए के वरिष्ठ नेता राष्ट्रपति भवन की ओर भी इसके बाद जाएंगे। तो एनडीए के साथी तमिलनाडु वाले देवनाथ, हाँ जाओ जाओ। एनडीए के साथी या वरिष्ठ नेता जो स्वागत के लिए आए हैं वो एक आगे धीरे धीरे जा सकते हैं। तो एनडीए संसदीय दल की बैठक में ऐतिहासिक निर्णय, ऐतिहासिक बैठक है और प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया है, एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो एक बार फिर से तीसरी बार लगातार देश की बागडोर संभालने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, और ये ऐतिहासिक पल है जब सभी दलों ने सर्वसम्मति से, एनडीए से जुड़े सभी घटक दलों ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना है। और इस तरह से जवाहरलाल नेहरू के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे व्यक्ति होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होंगे। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, कितना बड़ा ऐतिहासिक पल है और किस तरह से देखते हैं इस एनडीए की बैठक को? तमाम जो आशंकाएं थी वो खारिज हुई हैं, तमाम जो संभावनाएं इंडी गठबंधन के लोग तलाश रहे थे उनको धता बताया है आज न सिर्फ एनडीए गठबंधन के तमाम नेताओं ने बल्कि प्रधानमंत्री ने स्वयं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद कई महत्वपूर्ण बातें कही और उन्होंने कहा कि एनडीए की महाविजय है और एनडीए का जो एक इतिहास रहा है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया और किस तरह से विकसित भारत के एक विजन को आगे बढ़ाना है सभी को साथ लेकर, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी। और इंडी गठबंधन के जो लोग हैं उन्होंने जिस तरह का रवैया अपनाया चुनाव प्रचार के दौरान, उस पर भी एक निशाना साधा और जब चुनावी नतीजे आए जिस तरह की बातें कही गई उस पर भी प्रधानमंत्री ने अपने तौर पर अपनी बातें रखी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है जब भाजपा संसदीय दल, एनडीए संसदीय दल और लोकसभा के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया है। उसके लिए एक प्रस्ताव राजनाथ सिंह ने रखा था, तमाम एनडीए के सहयोगी नेताओं ने उस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। अब एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेता राष्ट्रपति भवन जाएंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए का एक दल राष्ट्रपति भवन जाएगा, इस बात की जानकारी दी गई है। देखिए, एक बहुत ऐतिहासिक पल इसलिए है कि 1960 के बाद भारत की राजनीति में ऐसा कोई मौका नहीं था जब लगातार तीसरी बार कोई नेता प्रधानमंत्री बना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके अगुवाई में एनडीए ने लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत हासिल किया है और वो लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एक आंकड़ा भी प्रधानमंत्री ने रखा कि पिछले 3 चुनावों के अगर नतीजे देख लें तो कांग्रेस को उतनी सीटें हासिल नहीं हुई है जितनी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई। तो ये चुनाव दरअसल एक और रिकॉर्ड बनाया है इस चुनाव ने कि जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी, वो लगातार 3 चुनावों में 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। आज हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले एनडीए के जो तमाम प्रमुख सहयोगी हैं, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, पवन कल्याण, जनसेना पार्टी के वो मुखिया हैं, अनुप्रिया पटेल, जितिन राम मांझी, एकनाथ शिंदे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का संसदीय दल का नेता बनाने जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया और एक स्वर में सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को आगे ले जाने की बात कही। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री ने अगले 10 साल के एनडीए के विजन को भी सामने रखा और जानते हैं कि प्रधानमंत्री अक्सर 25 वर्षों के भारत के विजन की बात करते रहते हैं, उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे दुनिया में जो साख बढ़ी है उसको और आगे बढ़ाया जाना है। और निश्चित तौर पर आज हम देख रहे हैं कि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोकस किया है। जी, निश्चित तौर पर कोर्टयार्ड और ये जो तस्वीरें हैं ये भी बेहद महत्वपूर्ण है जो इस वक्त हमारे दर्शक अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक हुजूम सा उमड़ा है, एनडीए जो घटक दल है उनके तमाम जो
सांसद हैं, जो नेता हैं, वो उमड़े हैं प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए, उनके साथ इस पल को अपने तस्वीरों में कैद करने के लिए, कैमरों में कैद करने के लिए, और लगातार बधाइयां दी जा रही हैं प्रधानमंत्री को। और आज का दिन निश्चित तौर पर शैलेंद्र, जैसे आपने कहा कि बेहद विशेष है इस मायने से भी कि तमाम उम्मीदों को एक बार फिर से कहीं ना कहीं, जिसको बार बार कहा जा रहा था कि शायद ये इस बार कहीं चूक न जाए एनडीए एक बार सरकार बनाने से, लेकिन फिर से जिस तरह से पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए ने सरकार बनाया है, निश्चित तौर पर ये इस जो इतिहास रचा गया है, ये उन्हीं पलों की गवाही देती है। ये जो तस्वीरें हैं निश्चित तौर पर। शैलेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब इसके आगे की क्या कार्रवाई होगी, राष्ट्रपति से कब मिलने के लिए जाएंगे और आगे की प्रक्रिया कैसे चलेगी? देखिए, एनडीए के नेतागण, प्रमुख नेतागण अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राष्ट्रपति भवन जाएंगे दावा पेश करने के लिए। इस बात की औपचारिक जानकारी इस समारोह के खत्म होने के बाद दी गई है। तो अब से थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रपति भवन एनडीए का प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा, जहां औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि एक तारीख सामने आ रही है, 9 तारीख को शाम को 6 बजे राष्ट्रपति भवन प्रांगण में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। तो प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में ये भी कहा कि लोग इस बात का ध्यान रखें कि इधर उधर से सांसदों को ये कहा कि एक ब्रेकिंग न्यूज से देश नहीं चलता है, और सांसद इस बात का ध्यान रखें कि कोई फोन करेगा उसे वेरीफाई करें। तो एक तरह से सांसदों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीख दी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानते हैं कि अब एक जो सरकार गठन की प्रक्रिया है उसमें नेता चुने जाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए एनडीए का प्रतिनिधिमंडल उससे थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति भवन जाएगा, और उसके बाद आमंत्रण होगा और हम शपथ ग्रहण समारोह भी देखेंगे संभवतः 9 तारीख को शाम को 6 बजे। नए संकल्प भी आज लिए गए। प्रधानमंत्री ने अपने नए संकल्पों को भी दोहराया, और खास बात है ये कहा कि आने वाले 10 वर्षों में, यानी कि आगे वो फिर 2 टेन्योर की बात कर रहे हैं। शैलेंद्र, इस बात को समझने की जरूरत है कि उन्होंने कहा कि आने वाले 10 वर्षों में गरीब कल्याण से लेकर के सुशासन और गुड गवर्नेंस के लिए जो पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, और उसके लिए काम करती रहेगी सरकार। निश्चित तौर पर तमाम जो योजनाओं पर मोदी सरकार 10 सालों में आगे बढ़ी है, मुद्रा योजना हो या फिर महिलाओं को एम्पावर बनाने से जुड़ी जो योजनाएं हैं, उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र भी किया। यानी संकेत बहुत स्पष्ट है कि एक तरफ ग्लोबल स्तर पर भारत बड़ा पावर बने, उसको लेकर जो सफल विदेश नीति है उसको आगे बढ़ाने का काम होगा। तो दूसरी तरफ जो कमजोर वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जो महिलाएं हैं, उनको सशक्त बनाने का काम किया जाएगा। तो 10 वर्षों में किया गया है, उस रफ्तार को और आगे तेजी से ले जाया जाएगा। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने एनडीए की जो एक पिछले दशकों का इतिहास रहा, तमाम पूर्व नेताओं को याद किया, शरद यादव हो, इसके साथ ही साथ एनडीए के जो पूर्व सहयोगी तमाम रहे, उनके योगदान को भी याद किया। तो दिखाता है कि एनडीए किस तरह से एकजुट होकर आगे बढ़ेगा। उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत एक तरह से कहें कि आगे का एक खाका सामने रखा है आज अपने संबोधन के जरिए। जी, निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने कहा कि कुछ नए संकल्प भी लिए शैलेंद्र, उसके बारे में भी बताएं, क्योंकि आने वाले जो 5 वर्ष हैं कम से कम अगली जो सरकार है, और प्रधानमंत्री ने जो 10 वर्षों की बात कही, उसका रोड मैप भी साफ संकेत दिए। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि 24/7 वो हर दिन, हर समय, हर पल देश के लोगों के लिए उपलब्ध है। निश्चित तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं बिना रुके थके काम करने के लिए। एक भी दिन उन्होंने छुट्टी नहीं ली है, और जिस ऊर्जा से वो काम करते हैं, हमने चुनाव प्रचार के दौरान देखा कि 200 से ज्यादा चुनावी जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया, और लगातार उसके बाद वो समीक्षा करते रहे, सरकारी कामकाज भी निपटाते रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक हम देखते हैं कि तमाम मामलों में वो बहुत ही कार्यशील होकर फैसले लेते हैं, और लगातार देश कैसे आगे बढ़े, देश के वंचित तबकों को कैसे सहारा मिले, उसके लिए अलग अलग योजनाओं पर काम करते रहते हैं, और उसकी एक पूरी श्रृंखला है। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि उसकी एक झलक दिखाई देती है, और आज उसी संकल्प को आगे बढ़ाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। उन संकल्पों की बात जिसमें हम जानते हैं कि अगर थोड़ा पीछे जाएं तो भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री ने कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म करने का जो अभियान है वो और तेजी से आगे बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो कल्याणकारी योजनाओं में जो
कसर रह गई, यानी अभी भी जो कुछ लाभार्थी छूट गए हैं उनको लाभ मिले, चाहे आवास योजना हो या घरों तक नल के जरिए जल पहुंचाने की योजना हो, उन पर काम किया जाए। निश्चित तौर पर हमारे साथ में हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी राजेश राज भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे। राजेश, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जो दूसरे सहयोगी दल थे उनमें से भी कुछ लोगों ने सीधे हमला बोला इंडी गठबंधन के ऊपर और साफ तौर पर कहा कि रिजल्ट्स आने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे जीत एनडीए की नहीं, इंडी गठबंधन की हुई हो। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछले तीन बार के कांग्रेस के रिजल्ट्स को मिला दिया जाए तो इस बार भी वो बीजेपी के बराबर नहीं पहुंच पाती, बीजेपी से कम रह जाती है। तो आपने देखा कि किस तरह से बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, किस तरह से जो एनडीए के दल हैं वो एकजुट है और सीधे सीधे कहीं ना कहीं जो आक्रामक रणनीति थी वो भी नजर आई। हमारे साथ शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, यही सवाल आपके लिए है। शैलेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? फिलहाल हमारे साथ खास मेहमान राम कृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम कृपाल जी, किस तरह से देखते हैं इस अवसर को, कितना ऐतिहासिक, कैसे आकलन करेंगे इन क्षणों का? इन क्षणों का आकलन अगर आप कहिए तो 4 तारीख के बाद से जो विपक्ष ने माहौल बनाने की कोशिश की थी दिल्ली में इन 3 दिनों में, निश्चित तौर पर वो एक मायूसी का माहौल था। और आज जिस तरह से मोदी जी ने जो भाषण दिया है, मैं कहूंगा कि बहुत अद्भुत और विलक्षण भाषण था। एक नेता, इसी को कहते हैं नेता, जिसको 14 में जिस ऊर्जा के साथ वो बात कर रहे थे, 19 में जिस ऊर्जा के साथ बात कर रहे थे, आज उससे भी ज्यादा ऊर्जा और विश्वास के साथ वो खड़े हैं और अगले 10 साल की बात वो कर रहे हैं। वैसे तो 2047 की बात की, और मैं आज के इस अवसर पर चंद्रबाबू नायडू ने जो भाषण दिया, मैं उसकी भी भूर प्रशंसा करता हूं। और वो कहीं ना कहीं, चाहे नीतीश जी हो, जिन लोगों ने भी कहा, उन लोगों ने माना कि भारत 10 सालों में बहुत बदला है। और चंद्रबाबू नायडू भी विकास के पर्याय माने जाते हैं। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में जिस तरह से नई वहां आईटी को जितना बढ़ाया, सारी चीजें की, आज लगा जो विपक्ष के कुछ लोग जो कहीं विघ्न संतोषी होते हैं, उनको लगा होगा कहीं, आज जिस तरह से नेताओं ने मोदी के कार्यक्रमों, नीतियों की भूर प्रशंसा की और लंबे समय तक साथ चलने का जिस तरह से किया, तो मुझे लगता है कि आज विपक्ष फिर हताश हो गया होगा। और उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात जो कही, उन्होंने, और मैं खुद कहता हूं कि जो पार्टी 3 चुनाव के बावजूद 3 अंक में नहीं पहुंच पाई, वो पार्टी प्रधानमंत्री, उसका नेता प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब इस बार देख रहा था कि शायद कहीं से कुछ हो जाए। और ठीक मोदी जी ने कहा कि 3 चुनाव में जितनी सीटें आपको मिली हैं, हमें इस बार जितनी सीट मिली है, आप तीनों को जोड़ लीजिए, तब भी उतनी नहीं होती हैं। तो खैर ये बातें छोड़िए, मैं केवल आशावाद की बातें करता हूं। बहुत साफ था विकास की जो रफ्तार मोदी ने पकड़ी थी, जिस रास्ते पर गए थे, उस रास्ते पर और तेज रफ्तार से इस देश को ले जाएंगे। और निश्चित रूप से पूरी दुनिया देख रही है मोदी जी की तरफ। जैसा मोदी जी ने कहा कि रिजल्ट आने के बाद शायद ही कोई ऐसा राष्ट्र हो जिसका फोन मोदी जी के पास नहीं आया हो। और एक बात और बता दूं, चुनाव से पहले भी तमाम लोगों के, तमाम देशों के निमंत्रण आ चुके थे मोदी के पास भावी यात्राओं के लिए। तो आप सोचिए कि दुनिया को यह विश्वास था कि आएगा तो मोदी ही। जी
जी, निश्चित तौर पर आज का जो भाषण रहा उसमें जैसा कि आपने कहा कि ऐतिहासिक था, विलक्षण था। प्रधानमंत्री ने अपनी नेतृत्व क्षमता का जो परिचय दिया, अपने संकल्पों का जो परिचय दिया, नए संकल्प भी गढ़े गए। आज रामकृपाल जी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देशवासियों के लिए मैं 24/7 हर क्षण हर पल उपलब्ध हूं। मैं तो वही कह रहा हूं कि देखिए, आज का जो भाषण था उनका कहीं से, बल्कि 19 से ज्यादा ऊर्जावान वो लग रहे थे उनके भाषण में। और जो उनके भाषण में जो कॉन्फिडेंस झलकता था, और मैं कह रहा हूं कि उनके बोलने से पहले चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी ने जो कुछ बोला, जिस तरह से उनका आज बॉडी लैंग्वेज थी, वो तमाम उन लोगों को जो अभी विघ्न संतोषी कहीं पड़े हुए हैं कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा, बिल्ली के भाग से छीका फूट जाएगा, आज उन लोगों को बड़ी निराशा हुई होगी। और मोदी जी ने इस देश में जो उन्होंने कहा कि आज भी पूरे देश में 22 राज्यों में एनडीए की सरकार है। जी, देखिए, हम लोग सब कुछ जानते हैं लेकिन रिकलेक्ट नहीं कर पाते। आप सोचिए कि आज की तारीख में भी 22 राज्यों में एनडीए की सरकार है जी। और यही एक ऐसा गठबंधन है जो चुनाव पूर्व गठबंधन है, जो पिछले कितने दिनों से एनडीए इंटैक्ट है। इसमें ऐसा नहीं हुआ कि आओ आज हम तुम इकट्ठा लड़ लें, हम तुम आपस में लड़ लें और जब रिजल्ट आ जाएगा तो कहेंगे हम एक साथ हैं। ऐसा भी नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो लोग ये सोच रहे थे कि बीजेपी की कम सीटें आने के बावजूद कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा, आज मोदी जी ने बहुत साफ कर दिया। उन्होंने भी कहा कि जो लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं, मीडिया में जो चल रहा है कि फलाना जी का दबाव है, ढेकाना जी का दबाव है, पूरे अपने एलाइज के सामने मोदी जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और इस तरह की चीजों पर आप लोग कोई ध्यान न दें। मतलब मैंने जैसा कहा कि 19 से ज्यादा ऊर्जावान अगर नरेंद्र मोदी आज मुझे दिखाई पड़े तो एक अद्भुत कॉन्फिडेंस है। ये कार्यकाल पूरा ही नहीं करेंगे, एनडीए 2029 में भी सफलता, मुझे लगता है कि वो सफलता की बात आज कह रहे हैं और निश्चित रूप से आज की तारीख में एनडीए का पड़ला भारी है और भविष्य में भी पड़ला भारी रहेगा। ये निहितार्थ है एनडीए के नेताओं का। जी, एक चीज आपने देखा कि जब विपक्षी नेताओं की, विपक्षी गठबंधन की बात कही जा रही थी, 2-3 बातें बड़े स्पष्ट रूप से कही गई। एक तो ये कहा गया कि भाई डेमोक्रेसी को लेकर के जिस तरह से पूरी दुनिया भर में प्रधानमंत्री उसके बारे में बात करते थे, भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताते थे, लेकिन विपक्षी गठबंधन ने सिर्फ इस देश के चुनावों में नहीं, पूरे दुनिया भर में उसका मान खराब करने की कोशिश कहीं ना कहीं की। ईवीएम को लेकर के सीधे सीधे सवाल जो उठाए जा रहे थे, उससे जुड़े हुई तमाम बातें भी प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर उनका भी बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि तुर्की ब तुर्की जवाब दिया आज। देखिए, अब यही बात है ना कि कम से कम जो लोग राजनीति में जनता की अगुवाई कर रहे हैं, उन्हें तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कितनी गलत बात उन्होंने कही थी और अगर वो बात सही होती तो 4 तारीख के बाद अचानक चुप क्यों हो गए। शर्म आ रही है। मैं इस बात को कहता हूं कि पूरे देश का अपमान किया, भारतीय लोकतंत्र का मजाक उड़ाते रहे, किसी तरह की सारी संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाया, जुडिशरी पर उंगली उठाया, इलेक्शन कमीशन को क्या क्या नहीं कहा, ईवीएम तक पे कहा, मशीन पर तो जो भी वो कह रहे थे, लेकिन सारे जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं सब पर उन्होंने उंगली उठाई। और वो कुछ नेता तो बाहर जाकर के ये भी कहा थे कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, डेमोक्रेसी है ही नहीं। जो लोकतंत्र भारत में खत्म हो चुका था, आज आकर के उस लोकतंत्र को बचा क्यों रहे थे। अगर लोकतंत्र मर गया था, उसकी हत्या हो गई थी, तो किस लोकतंत्र को आप जिंदा कर रहे थे आकर के। आज उसी लोकतंत्र के तहत जब रिजल्ट